सो किसी को कुछ कहना है प्रीवियस क्लासेस के बारे में? एनी 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 डाउट, कुछ पूछना है, बताना है तो बोल दो। कुछ है तो बोलो, कुछ नहीं है। सर वो थियरम्स वाली वीडियो आप खाली अगर जब बनाओ ऐसे। सो तो भाई अभी तक जो हमने किया उसमें हमने सारी बेसिक चीजों के ऊपर बातचीत की है ना, और आई होप कि काफी सारा अच्छा खासा आइडिया बिल्डअप हुआ होगा अभी तक। सर आपके हिसाब से परफेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्या होता है? आइए परफेक्ट यार, सबसे पहले तो परफेक्ट कोई होता नहीं है ना, ना तो परफेक्ट 80% कोई इंजीनियर होता है और ना ही परफेक्ट कोई इंसान होता है। परफेक्ट का डेफिनेशन क्या है वो समझना पड़ेगा पहले। फोन डिस्टर्ब what quality required in electrical engineering? तो पहुंचा रहे हैं, थोड़ा एक फोन डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ भाई, तो क्या कह रहे थे? परफेक्ट। पहले तो ये बताओ कि परफेक्शन क्या है और परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट का डेफिनेशन क्या है? Qualities in engineer. जिसके कोई लूपहोल्स ना हो। सलाम अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक क्वेश्चन था। सर आप किधर बैठे हैं सर? हाँ मैं भी यही पूछना चाहता था कि सर आपके पीछे का जो बैकग्राउंड है क्या वो असली बैकग्राउंड है? आपके सच में पीछे मग और पेन स्टैंड है या फिर आपने ये वो फेक वाला मतलब जो होता है ना ऐसे करते हैं वो है? मुझे तो बहुत रियल स्टूडियो बनाया है नया। स्टूडियो बनाया सर? घर में बनाया कि ऑफिस का है सर? अच्छा लग रहा है। बनाया। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा है ना बैकग्राउंड? वही मैं पूछ रहा था कि ये इतना अच्छा बनाया है। ये क्या मतलब रियल है कि ऐसा कुछ एप्स के थ्रू किया है सर? रियल है। नहीं 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 सर। कुछ नहीं, ये बैकग्राउंड ये किया हुआ है, फोटो लगाया हुआ है, ठीक है, इसको चेंज भी कर सकते हैं तो। अच्छा फोटो लगाया है। वर्चुअल बैकग्राउंड होता है। हाँ वर्चुअल बैकग्राउंड वही किए होंगे। चेंज हो जाएगा। हाँ सर ये रहने दो, चेंज कर सकते हैं उसको। ये नया थोड़ा ट्राई किया थोड़ा सा कि इसको चेंज करने का। नहीं अच्छा लग रहा है सर। ये वाला पहले वाला सही है। ये वाला कूल है। सो परफेक्ट इंजीनियर बात कर रहे थे परफेक्शन की और परफेक्ट इंजीनियर की। या फिर सबसे पहले तो एक चीज ढूंढना छोड़ दो अपने लाइफ में कि कोई भी चीज परफेक्ट होता है। इस दुनिया में जो भी होता है ना वो होता है, परफेक्ट कोई चीज होता नहीं है, ठीक है? जो भी होता है जैसा भी होता है वो होता है। पहले तो उसको समझो कि हाँ यार ये ऐसा ही है और ये ऐसा ही होता है। अगर कुछ चीज खराब दिख रहा है ना तो वो ऐसा ही है और वो खराब ही है। उसमें से परफेक्शन क्या बोल सकते हैं आप? एक आइडियल लाइन हम खींच के रखते हैं अपने हिसाब से और उसकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से खींचा हुआ लाइन होता है। और अगर एक्चुअल में अगर परफेक्शन की तरफ जाओगे ना, उसमें अभी बहुत टाइम है, आप लोग समझोगे भी नहीं अगर हम बोलेंगे अभी। और जब आप समझ जाओगे तो ये ना तो ये सवाल रहेगा, और सच बताए तो जिसको पता है वो उसका जवाब भी देगा नहीं, वो बोलेगा हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कभी ना कभी। उसमें क्या है, परफेक्शन का कोई डेफिनेशन नहीं होता है मेरे हिसाब से। सिर्फ इतना होता है कि आपका जो लाइन आप खींच रहे हो उसके कितने करीब जा सकते हो। इसके ऊपर अलग से सेशन लेंगे, लंबा खिंचाएगा अभी। और क्या था, सईद का क्या सवाल था? मेरा वही सवाल था सर, बैकग्राउंड में है आपका
जो है वो बैकग्राउंड वाला नहीं, बैकग्राउंड तो वर्चुअल है। हाँ, ये इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, सब कुछ वर्चुअल में हो जाता है, क्या करेंगे। हाँ सर, आजकल सारा यूट्यूबर लोग ऐसे करते हैं, सब कुछ वर्चुअल हो जाता है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिकल चीजें अपनी जगह पे हैं। एनीवे, चलो हम लोग अपना डिस्कशन शुरू कर देते हैं, टेक्निकल डिस्कशन। टेक्निकल डिस्कशन में देखो, अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा उसमें मेरे हिसाब से एक लेयर बन जाना चाहिए अभी तक, कि समझने वाला लेयर है ना, कि करंट जा रहा है, वोल्टेज है, पोटेंशियल है, चार्ज है, कुछ एक फील्ड क्रिएट हो रहा है, कुछ तो समझ में आया होगा अभी तक, है ना। और अगर आप नेटवर्क जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, उस नेटवर्क को अगर बढ़िया से देखो तो कोई भी टाइप का नेटवर्क हो, थोड़ा बहुत बाकी है वो मैं दूंगा आप लोगों को, जैसे डिपेंडेंट सोर्सेस लगाने से कैसे ये करना है, थेवेनिन निकालना है, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है, वो करेंगे। बट नॉर्मल कोई भी एक नेटवर्क मिल जाए, उसको आप पढ़ सकते हो, पकड़ सकते हो कि हाँ यार क्या हो रहा होगा, ये हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर किसी का नहीं हुआ है तो बताओ, अभी बताओ। सब लोग कोई भी टाइप का नेटवर्क है उसको एटलीस्ट हैंडल कर सकता है, नहीं कर सकता है। पावर निकालना हो, वोल्टेज निकालना हो, ऐसा कुछ भी है तो कर सकता है कि नहीं कर सकता है। हाँ, मतलब निकाल सकते हैं, रफ आइडिया तो आ ही जाता है, जब तक पेन पेपर ना उठाए उससे पहले रफ आइडिया आ जाता है कि किस स्टेप पे जाएंगे हम। एग्जैक्टली। तो वो बहुत जरूरी है कि किसी भी नेटवर्क को देखने से अगर आपको वो आइडिया आता है, चलो ये सब पकड़ लो, अभी शुरुआत है ना, तो टाइम कितना लग रहा है या फिर ट्रिक्स आप यूज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। वो प्रैक्टिस करेंगे, लंबा सेशन है, खिंचाएगा, प्रैक्टिस करेंगे, वो आ जाएगा। बट नेटवर्क को देख के पकड़ लो, 10 मिनट लग गए एक नेटवर्क पे, पर उस नेटवर्क को सॉल्व कर सकते हैं, उतना कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया। That confidence is very much important कि हम, हाँ भाई, हम नेटवर्क को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जो इशू होता है हमारे साथ, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता है ना। एंड आई होप वो कॉन्फिडेंस आया होगा। पकड़ सकता हूँ ना, आया है ना? यस सर। ओके, हाँ सर, पहले से थोड़ा बेटर है। सो ओके, ये बहुत बड़ा यस लिख दिया भाई किसने, इसको जाना पड़ेगा। चलो, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट वाइज। नेटवर्क हम सॉल्व करते रहेंगे और आगे की बात करेंगे ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड और इसके बारे में थोड़ा सा बात किए हैं। हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म को लेकर, ठीक है। तो वो भी समझना जरूरी है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक सर्किट्स, क्योंकि जब हम मशीन्स पढ़ेंगे तो हमारा जो सबसे पहले आएगा वो आएगा कौन सा, मैग्नेटिक सर्किट, है ना। सो देखो, दो चीज एक साथ करेंगे और इसमें आज ना बहुत ज्यादा डेप्थ में हम वो सब 3 डायमेंशनल चीजों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे। आज थोड़ा मतलब ज्यादा वास्ट एरिया में कवर करूंगा, कुछ फॉर्मूले दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और जितना बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग है वो लेके चलेंगे। और सबसे बड़ा चीज जो करेंगे वो है कि दो साइमल्टेनियस सर्किट करेंगे, एक साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक साथ मैग्नेटिज्म। दोनों को इसलिए एक साथ रखेंगे ताकि मेमोरी में रहने के लिए आसान होगा, कि दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस है वो भी निकाल पाएंगे और इजीली हम याद रख पाएंगे चीजों। तो मैं एक तरफ लिख देता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, कौन सा फील्ड है? स्टडी ऑफ चार्ज। जब स्टैटिक चार्ज कोई एक फील्ड बना रहा है और उस फील्ड के कारण कोई एक वर्क डन हो रहा है, कुछ हो रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो वो सारी बातें आती है। और एक होता है अपना मैग्नेटिज्म। अभी तक हमने ये तो समझ लिया कि भाई ये दोनों, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों को सेपरेट करना मुश्किल है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और दोनों हमेशा क्या होता है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर दो फील्ड है और ये फील्ड एग्जिस्ट करता है नेचर पे। तो
क्यों करता है, कैसे करता है, उस पर नहीं जाएंगे, ऊपर वाले की मर्जी, होता है ऐसा। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि सबसे पहला जो चीज हमारे दिमाग में आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक किस चीज के ऊपर बेस करके हम कर रहे हैं, चार्ज, है ना, स्टैटिक और स्टैटिक चार्ज, यस, स्टैटिक चार्ज अगर स्टैटिक कंडीशन में है। हाँ स्टैटिक मतलब वो एक जगह रहता है, नहीं कांस्टेंट रहता है, नहीं सर? हाँ हाँ, स्टैटिक का मतलब वही है कि हम बोल रहे हैं कि कहीं पे पकड़ लो ये वाला सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर कोई चार्ज रखा हुआ है, कोई एक स्फीयर है उसके ऊपर, या फिर कैपेसिटर है, कैपेसिटर के प्लेट में एक सरफेस पे चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, तो वो वाला चार्ज हम कंसिडर कर रहे हैं। और दूसरा मैग्नेटिज्म जब बोल रहे हैं तो फिर मैग्नेटिज्म में हम क्या देखते हैं कि पोल स्ट्रेंथ देखते हैं, मतलब मैग्नेटिक पोल है, और मैग्नेटिक पोल को हम इन जनरल डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, है ना, और चार्ज को हम बोलते हैं स्मॉल क्यू। तो ये दो चीज है। मैग्नेटिक पोल जो है वो अगर कहीं पे स्पेस पे कहीं पे है किसी एक चीज पे, तो वो क्या कर रहा है, कुछ एक अपने चारों तरफ फील्ड बना रहा है और फ्लक्स निकाल रहा है ना, और चार्ज भी क्या कर रहा है, वो भी अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहा है। इस टाइप से हम पकड़ लेते हैं कि जैसे वॉल्यूम पे रखा हुआ है एक पॉइंट है और उसके चारों तरफ 3 डायमेंशनल फ्लक्स निकल रहा है, एक फील्ड क्रिएट कर रहा है। और हमने लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि चार्ज, इस पॉइंट चार्ज के कारण नहीं, लेकिन चार्ज के फील्ड के कारण कोई एक फोर्स किसी दूसरे चार्ज पे या फिर दूसरे चीज पे लगता है। दूसरा चीज जो हमको समझ में आता है कि भाई जब स्टैटिक चार्ज की बात करते हैं तो यहाँ पे आता है कैपेसिटर। इसके बारे में अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया था कि कैपेसिटर में क्या होता है, स्टैटिक चार्ज होते हैं। और जब मैग्नेटिज्म की बात आती है तो फिर हमारे दिमाग में आता है इंडक्टर्स, और ये इंडक्टर्स जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करेंगे इंडक्टर्स में, है ना। सो चार्ज स्टैटिक में क्या बनाता है, अगर कोई पूछेगा तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनाता है। और कोई भी मैग्नेटिक पोल रखा हुआ है वो क्या बनाएगा, फिर वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और ये दोनों फील्ड अलग अलग फील्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं नेचर। अगर हम बोल रहे हैं कि फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो जैसे अभी तक हमने डिस्कस कर लिया था, तो एक फोर्स क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम बोल सकते हैं कि बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, Q1 एंड Q2, 2 पॉइंट चार्जेस के ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो रहा है। और वो फोर्स F इज इक्वल टू हम क्या बोलते हैं कि Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन और R स्क्वायर, है ना। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या क्या होगा, एक मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होगा, मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होगा, और वो इन बिटवीन 2 पोल्स होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन 2 पोल्स, M1 एंड M2 दो पोल है, और इन दोनों के ऊपर एक दूसरा मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे चार्ज के कारण था वैसे ही r डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा उसको भी हम सेम इक्वेशन से लिख सकते हैं, M1 M2 बाई 4 पाई, और क्या लिखेंगे यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह पे, एनीबॉडी, मैग्नेटिक फोर्स में हम लिखेंगे म्यू आर स्क्वायर, ठीक है। सो दोनों जो फोर्स है वो किसका फोर्स है, किसका दिया हुआ है, कोलम्स का दिया हुआ है, कोलम्स।
वो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स बोलो, मैग्नेटिज्म का फोर्स बोलो, दोनों ही कूलम्ब्स लॉ के नाम से जाना जाता है। और जो फोर्स होता है वो होता है दो पोल हो, दो चार्ज हो, उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर से वो कम होता है, और दोनों का जो स्ट्रेंथ है, पोल का स्ट्रेंथ हो, चार्ज का स्ट्रेंथ हो, वो उसका प्रोडक्ट है ना। अब ये जो नीचे हमने एक कांस्टेंट डाल दिया है 4 पाई एप्सिलॉन या फिर 4 पाई म्यू, है ना। मैंने बोला था दोनों एक साथ क्यों कर रहे हैं, ताकि दोनों को कंपेयर कर सके, सो दैट हमारे मेमोरी में अच्छे से रहे, क्योंकि ये चीज ना कंफ्यूज करता है और बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है एग्जैक्टली, मुझको जहां तक लगता है कि जब सारे टर्म्स आएंगे तो समझ में आएगा। अभी आप लोग बताओ मेरे को, ये एप्सिलॉन क्या है? व्हाट इज एप्सिलॉन? एनीबॉडी? व्हाट इज म्यू एंड व्हाट इज एप्सिलॉन? यू परमेबिलिटी रहेगा। यू म्यू इज परमेबिलिटी। permeability, good. And epsilon? Conductivity. No. Epsilon is permittivity. Epsilon is defined as called permittivity of what? Permittivity, permeability बोल दिया, of what? Permittivity of the medium. अब समझना शुरू। परमियाबिलिटी किसका? परमियाबिलिटी किसका? ऑफ द मीडियम। मतलब हम ये जो दो चार्ज की बात कर रहे हैं या फिर जो दो पोल की बात कर रहे हैं जिसको हमने रखा है, वो कोई एक मीडियम के ऊपर होगा। अगर चार्ज आप पेपर पे रखते हो तो क्या हो रहा है, चार्ज को अगर आप कॉपर पे रखते हो तो क्या हो रहा है। तो अलग अलग मटेरियल के ऊपर अलग अलग जगह पे उसका जो फोर्स है वो उसका हिसाब से वेरी करेगा ना। जो फोर्स का स्ट्रेंथ होगा, फील्ड इंटेंसिटी होगा, वो एयर पे कुछ होगा, वैक्यूम पे कुछ होगा, मटेरियल इंसुलेटर के ऊपर चार्ज रखोगे वो एक तरीके से एक फोर्स लगाएगा, और वही चार्ज अगर आप कंडक्टर के ऊपर रखते हो तो वो एक अलग तरीके से एक्ट करेगा, है ना। सिमिलरली जो मैग्नेटिक पोल से, अगर मैग्नेटिक पोल को हम कंसीडर कर रहे हैं कि एक डायामैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर, तो उसका बिहेवियर दूसरा होगा। अगर आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर कंसीडर कर रहे हो तो फिर उसका बिहेवियर दूसरा होगा। तो ये जो मटेरियल का जो बिहेवियर है, तो उस बिहेवियर को हम कैसे, किस टर्म से समझ रहे हैं, वो परमिटिविटी या फिर परमियाबिलिटी डिफाइन कर रहा है कि ये मटेरियल जो है वो किस तरीके से बिहेव करेगा, है ना। So permittivity is electrostatic, permeability is for magnetism. Now epsilon is actually called absolute permittivity of the medium, and epsilon is given by epsilon naught into epsilon r. Similarly mu is called, इसका मतलब क्या होता है सर? अरे ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं। सो म्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी ऑफ द मीडियम एंड इट इज गिवन बाय योर म्यू नॉट इनटू म्यू आर, ठीक है। अब देखो मीडियम कोई भी एक मीडियम है, उसके ऊपर जब आप चार्ज रख रहे हो, ठीक है, पकड़ लो एक चार्ज है, यहाँ पे हम पकड़ लेते एक चार्ज है, तो हमको पता है कि चार्ज है, तो भाई इसके चारों तरफ क्या होगा, इसका एक फील्ड रहेगा, और ये हम 2 डायमेंशनल पे बना रहे हैं इसलिए ये 2D दिख रहा है, लेकिन इसका तो चारों तरफ से होगा, है ना। वो चारों तरफ से अपना एक फील्ड बनाएगा, एक स्फेरिकल फील्ड बनाएगा। हाँ बताओ, बोलो सर। उसमें सर एब्सोल्यूट परमिटिविटी होगा ना। अक्षय कट क्या आ रहा है? एप्सिलॉन क्या सर? सर एप्सिलॉन जो है सर एब्सोल्यूट परमिटिविटी होगा। समझ में नहीं आया, तुम्हारा आवाज कट के आ रहा है। सर U0 का वैल्यू 4 पाई into 10⁻⁻⁷ आएगा ना। U0 आ रहे
वैल्यूज हाँ। भी देते हैं। रुक जाओ, पहले इसका जो सवाल था ना वो थोड़ा सा समझा देते हैं कि ये परमिटिविटी और परमेबिलिटी आखिर में होता क्या है, उस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैंने बोला था कि इसके बहुत डेप्थ में जाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो समझना जरूरी होता है, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। तो अगर हम बोल रहे हैं कि एक चार्ज है और इस चार्ज के कारण एक फील्ड क्रिएट होता है, और वो फील्ड का किसी भी पॉइंट पे उस चार्ज का कुछ एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी होता है, और इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि फोर्स लगा सकता है वो कहीं पे, और दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सकता है, तो किसी ना किसी जगह। अब क्या ये चार्ज हर जगह पे सेम बिहेव करेगा? नहीं, उसका फेवरेबल अगर सिचुएशन होगा तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, उसका फेवरेबल अगर सिचुएशन नहीं होगा तो फिर उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, है कि नहीं? तो पकड़ लो इसी ये जो चार्ज है, जैसे हम पहले भी बताए थे कि इस चार्ज को एक भाई पकड़ लो, अपना एक लोकल एरिया का भाई है, और इस भाई का क्या होता है कि अपना एक इन्फ्लुएंस है अपने एरिया पे, है ना? अब उस एरिया पे उसका इन्फ्लुएंस इसलिए है क्योंकि उसका जो लोकल थाना है उसके साथ उसका टर्म्स अच्छा है, वहाँ का जो लोकल एमएलए है वो फेवर कर रहा है बंदे को, तो वो बड़ा दादा बन के घूम रहा है। जिस दिन एमएलए चेंज, थाना चेंज, उसका पावर सीज दूसरा दादा आके बैठेगा। दादा लोग ऐसे ही बनते हैं। तो ये जो दादा है ना अपना चार्ज, उसको भी चाहिए कि उसका एक फेवरेबल एनवायरनमेंट मिले, तब जाके उसका चार्ज का इंटेंसिटी बढ़ता है। फेवरेबल एनवायरनमेंट ना मिले तो उसका इंटेंसिटी कम हो जाता है, लेकिन चार्ज तो वही है, समझ पा रहे हो? तो ये जो एनवायरनमेंट में बोल रहा हूँ वो क्या है, वो एक मीडियम है। अब मीडियम हो सकता है कंडक्टर है, इंसुलेटर है, हो सकता है वो वैक्यूम पे खड़ा है, तो वैक्यूम पे एक तरीके से बिहेव करेगा। ये जो डिफाइन कर रहे हैं ना, ये जो प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हैं, वो मीडियम का जो प्रॉपर्टी है, उस मीडियम के प्रॉपर्टी को हम डिफाइन कर रहे हैं परमिटिविटी या फिर परमियाबिलिटी से। जिसका परमियाबिलिटी, यहाँ पे देखो, परमियाबिलिटी जितना अच्छा होगा, जितना ज्यादा होगा, अगर यहाँ से अगर हम देखते हैं परमियाबिलिटी अगर बढ़ता है, एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी बढ़ रहा है, तो फिर फोर्स उसका कम हो जा रहा है। सो परमियाबिलिटी या फिर परमिटिविटी को चार्ज का या फिर उस पोल का कोई पैरामीटर नहीं है, ये किसका है? उस मीडियम का है, जिस मीडियम पे हमने वो चार्ज या फिर वो पोल रखे हुए हैं। अब यहाँ पे हम डिफाइन क्या कर रहे हैं? एप्सिलॉन को बोल रहे हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब ये मीडियम चेंज होगा, ये कभी पेपर होगा तो कभी माइका होगा तो कभी कुछ, है ना, एयर होगा। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी इज एप्सिलॉन, एंड व्हाट इज योर एप्सिलॉन नॉट? इट इज द एब्सोल्यूट, हाँ बोलो, वैल्यू बता रहा था मैं उसमें। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम। हम किसी ना किसी के साथ तो किसी चीज को स्टैंडर्ड बनाते हैं और उसके हिसाब से बाकी चीज पकड़ते हैं। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम के हिसाब से हम बाकी चीजों का रिलेटिव निकालते हैं, और एब्सोल्यूट आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ऑफ द इसका मीडियम का। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज एप्सिलॉन आर। तो रिलेटिव परमिटिविटी को कैसे डिफाइन कर रहे हो? फिर से उल्टा करके करेंगे, तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय तुम्हारा
एप्सिलॉन नॉट, मतलब एयर के साथ। सर मतलब आप एक को एक मतलब ये वैल्यू लेके करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अभी एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमको पता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है? 8.854 into 10⁻⁻12। यस, 8.854 into 10⁻⁻12 और ये फैराड पर मीटर। फेराड पर मीटर, वेरी गुड, फेराड पर मीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एयर या फिर वैक्यूम का परमिटिविटी। मतलब अगर हम चार्ज रखते हैं कि 1 मीटर या फिर आप बोल सकते हो कि उतना स्क्वायर एरिया में, ठीक है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर का एरिया में अगर आप उसका अगर कैपेसिटेंस देखते हो, इतना अगर एरिया होता है तो वो होता है आपका 8.854 into 10⁻⁻12 फेराड का। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.854 into 10⁻⁻12 फेराड पर मीटर। ये हो गया अपना एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द एयर और वैक्यूम। अब इसके हिसाब से हमको बाकी सारी चीजों का ये निकालना है, जो भी फोर्स निकलता है कुछ निकलता है। तो F इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q1 Q2 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r स्क्वायर और 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का तो वैल्यू पता है, इसको अगर आप पुट करके निकालोगे तो आपको मिलेगा 9 into 10⁻⁹ Q1 Q2 by एप्सिलॉन r डॉट r। अभी अगर आपको रिलेटिव परमिटिविटी पता है किसी भी मीडियम का, तो आप उसके वजह से जो फोर्स लगने वाला है वो निकाल सकते हो। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक के हिसाब से, चार्ज के हिसाब से हम देख रहे हैं। और अगर हम बोले कि भाई एक काम करते हैं, इस यहाँ से ना Q1 Q2 को 1 कूलम करते हैं, यूनिट 1 कूलम बना दो, और Q1 और Q2 अगर एक 1 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हैं तो जो फोर्स लगेगा, देखो यहाँ पे Q1 1 हो गया, r स्क्वायर 1 हो गया, और जो मीडियम है ना, मीडियम को आप एयर ले लो, मीडियम विल बी योर एयर और वैक्यूम। तो F इज इक्वल टू व्हाट, 9 into 10⁻⁹ न्यूटन। इसको मीटर पे लिया, उसको कूलम पे लिया, SI यूनिट पे है, तो F विल बी इन न्यूटन। इसका मतलब हम यहां से उल्टा बोल रहे हैं कि 1 कूलम चार्ज क्या होता है, देखना समझना चीज को। 1 कूलम चार्ज वो चार्ज है जिसको अगर आप एयर पे या फिर वैक्यूम पे रखते हो किसी एक पॉइंट पे, और सिमिलर चार्ज 1 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे पे 9 into 10⁻⁹ न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं। वो जो पर्टिकुलर चार्ज है उसको हम बोलते हैं 1 कूलम। अब इसी 1 कूलम को हम जानते हैं क्या, कि ये 6.242 into 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो जितना चार्ज होता है वही इतना चार्ज होता है, और वो इतना फोर्स लगाता है। समझ पा रहे हो? इस चीज को मैंने इसीलिए बोला था, ज्यादा समझने जाएंगे कंफ्यूज करने के लिए बहुत मतलब सफिशिएंट चीज है कंफ्यूज करने के लिए। आराम से बैठना, सोचना क्या होता है क्या नहीं होता है, सच बताएं तो पूरा का पूरा, अगर इसका पूरा जो खेला है ना, मेरे को भी पूरा क्लियर है नहीं, कि कभी समझ में आता है ऐसा हो रहा है, फिर अगले मोमेंट पे जब देखते हैं यार ये तो बदल जाता है, कुछ मिला नहीं पाते हैं पूरा का पूरा, है ना। तो जितना हमको समझ में आता है उतना समझते हैं, बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना जरूरी है उस हिसाब से करेंगे, रेस्ट आपके ऊपर है, आप कितना आगे बढ़ते हो। मैं आप लोगों को यहाँ पे ट्रिक्स दे दूंगा कि किस तरीके से इसको याद रखना है सारी चीजों। तो अभी तक क्या क्या देखा, अभी देखा कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम इनटू रिलेटिव परमिटिविटी, दोनों को प्रोडक्ट। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश किए तो देखे कि 8.854 into 10⁻⁻12 फेराड 1 मीटर के
लेंथ पे चार्ज रहता है उस एयर के मीडियम पे, उसी को हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोल रहे हैं। और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम क्या होगा? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम क्या होगा? कितना होगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, है ना। सो इट विल बी 1। आते हैं हमारे म्यू के साथ खेलते हैं थोड़ा सा। म्यू नॉट का वैल्यू क्या है? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम। म्यू नॉट का वैल्यू क्या है? 4 pi into 10 raised to minus 7 4 पाई इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 क्या यूनिट? Henry हेनरी पर मीटर। meter. ठीक है। और इसका भी सेम, म्यू इज द एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, म्यू नॉट इज द एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम, जिसका वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 टू द -7 हेनरी पर मीटर। हेनरी किसका यूनिट है? Inductance. किसका? Inductance. इंडक्टेंस का यूनिट है। सो उसी का यूज करेंगे बाद में। और म्यू आर इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम कितना हो जाएगा? रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम विल बी इक्वल टू, क्लियर? सो अगर हम यूनिट चार्ज की बात करें तो यहाँ से हमको यूनिट चार्ज का वैल्यू कितना मिलता है? यूनिट चार्ज होता है कि वो चार्ज जिसको अगर आप वैक्यूम या फिर एयर पे रखते हो 1 मीटर गैप पे किसी एक सेम चार्ज से के डिस्टेंस पे और एयर पे रहे, तो वो एक दूसरे पे 9 × 10⁹ न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं। सिमिलरली अगर हम यूनिट पोल की बात करें, यूनिट मैग्नेटिक पोल की बात करें, यूनिट चार्ज तो समझ गए, यूनिट मैग्नेटिक पोल की बात करें तो वो कितना होगा? यहां से आप निकाल सकते हो, F = m1 m2 by 4 पाई म्यू आर स्क्वायर। तो कितना लग जाएगा? F = m1 m2 by 4 पाई म्यू आर स्क्वायर। सबको 1 बना दो, यूनिट मैग्नेटिक पोल निकालना है हमको। सो F विल बी इक्वल टू 1 by 4 पाई म्यू नॉट। इतना न्यूटन अगर फोर्स लगाता है, एक दो मैग्नेटिक पोल होते हैं एयर और वैक्यूम पे, और इतना फोर्स अगर लगाते हैं, इसका म्यू नॉट का वैल्यू हमको पता है कि 4 पाई इंटू 10⁻⁷ पुट करके देख सकते हो। अदरवाइज इतना अगर फोर्स लगाता है तो उसको हम बोलते हैं यूनिट मैग्नेटिक पोल। और मैग्नेटिक पोल का यूनिट क्या होता है? मैग्नेटिक पोल का यूनिट क्या होता है? 1 वेबर। इसी को हम बोलते हैं 1 वेबर। तो 1 वेबर इज दैट पर्टिकुलर फोर्स 1/4 पाई म्यू नॉट। इतना फोर्स होता है जो लगाता है सेम पोलैरिटी का अगर कोई दूसरा पोल है, कितने डिस्टेंस पे? 1 मीटर डिस्टेंस पे। कहाँ पे? एयर और वैक्यूम पे। वो सेम चीज अगर आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पकड़ लो, आयरन पे होगा, तो ये फोर्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको भी देखेंगे। अब यहां से हमको पता चलता है कि भाई जो मटेरियल्स है वो अलग अलग चीजों पे अलग अलग होते हैं, लेकिन एक चीज यहाँ से क्लियर नहीं होता कि ये तो बता दिए 1 वेबर, और 1 वेबर के लिए हम बोल रहे हैं 1/4 पाई म्यू नॉट न्यूटन इतना फोर्स लगता है। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करते हैं, करंट की बात करते हैं, तो क्या होगा यूनिट मैग्नेटिक पोल? तब तो हम यहाँ पे m1 m2 नहीं मिलेगा ना। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करेंगे तो एक कंडक्टर होगा या फिर एक कॉइल होगा जिसमें से करंट पास करेगा और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। लेकिन यहाँ पे m1 का वैल्यू क्या है, m2 का वैल्यू क्या है? तो इस मामले में जब हम डिफाइन करते हैं यूनिट मैग्नेटिक पोल को, तो हम बोलते हैं कि यूनिट मैग्नेटिक पोल
is that pole. जो 1 एम्पियर करंट अगर यहां से पास करे, 1 एम्पियर करंट अगर पास करे, तो it experiences a force of 1/2 pi Newton. If a unit magnetic pole is placed, at a distance of 1 meter, 1 मीटर के डिस्टेंस पे अगर स्ट्रेट कंडक्टर से हम दूर पे रखे एक मैग्नेटिक पोल को, और 1 एम्पियर का करंट अगर पास कर रहा हो, तो जो ये पोल जो है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, 1/2 पाई न्यूटन फोर्स उसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा। उसी पोल को हम बोलते हैं इट इज द यूनिट मैग्नेटिक पोल। इन दोनों फील्ड के साथ यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा अंदर अगर नहीं जा पा रहे हो, दिक्कत वाली बात नहीं, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, F = Q। फॉर्मूला याद रखेंगे, अगर ट्रिक्स की बात करेंगे तो बहुत मुश्किल कुछ नहीं है ना, सिर्फ याद रखना है F = Q1 Q2/4 pi epsilon naught r² and 4 pi mu r² m1 m2। और फोर्स कितना है, 9 × 10⁹ न्यूटन फोर्स एक्ट होता है 1 कूलम चार्ज पे। 1 वेबर पे अगर बोलेंगे तो 1/4 पाई म्यू नॉट फॉर स्टैटिक परमानेंट मैग्नेटिक पोल के वजह से। इलेक्ट्रोमैग्नेट के कारण अगर हम बोल रहे हैं तो 1 एम्पियर का करंट पास होगा, तो यहाँ पे 1/2 पाई न्यूटन फोर्स अप्लाई करेगा ये वाला मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो दो मैग्नेटिक फील्ड की बात करें। अब नेक्स्ट जो टर्म हम डिफाइन करेंगे वो है फील्ड इंटेंसिटी, और आप इसको बोल सकते हो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या फिर फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं हम लोग, है ना, फील्ड स्ट्रेंथ। और फील्ड स्ट्रेंथ को हम डिफाइन कैसे करते हैं, ई से करते हैं, डिनोट करते हैं ई से। और इसका डेफिनेशन क्या है, हम लोग ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं इसको आगे। तो F/Q यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे किसी भी एक पॉइंट पे, इसके फील्ड के किसी भी एक पॉइंट पे वो कितना फोर्स अप्लाई कर सकता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, उसी फोर्स को हम बोलते हैं उसका इंटेंसिटी या फिर उसका फील्ड स्ट्रेंथ, कि उसकी उस पर्टिकुलर चार्ज के जो स्ट्रेंथ है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो कितना है, वो डिफाइन करते हैं हम इंटेंसिटी से, फील्ड इंटेंसिटी। एंड इट इज गिवन बाय योर नथिंग बट Q/4 पाई एप्सिलॉन r², क्योंकि Q2 = 1 पकड़ रहे हैं, है ना, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे पकड़ रहे हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज योर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r², और आप इसको और भी लिख सकते हो 9 × 10⁹ Q/4 4 पाई तो रौनक हेलो, ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट r², है ना। इतना क्या होगा, इंटेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, फिर न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। तुम गया नहीं अभी तक, नहीं, साउंड कम करने से नहीं होगा, आप या तो साउंड बंद कर दो फिर बैठो, अदरवाइज नहीं, जाओ उस रूम पे चले जाओ। सो Q/एप्सिलॉन r² हो जाएगा, है ना, न्यूटन पर कूलम। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम फील्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे, मैग्नेटिज्म में फील्ड स्ट्रेंथ Force/m होगा शायद, और या फिर इसको बोल सकते हैं हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स, है ना। फील्ड इंटेंसिटी बोलो
फील्ड स्ट्रेंथ बोलो या फिर मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मतलब जिस फोर्स के कारण आप किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट बना सकते हो, उस पर्टिकुलर फील्ड का स्ट्रेंथ हम डिफाइन कर रहे हैं। तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग H से, और H विल बी योर मैग्नेटिक फोर्स अपॉन पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फोर्स अपॉन योर पोल स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक फोर्स अपन पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, m/4 π μ r²। m1 m2 था, वो m2 इज इक्वल टू 1 कर दिए यहाँ पे, यहाँ से m2 इक्वल टू 1 पकड़ लो। तो एक यूनिट मैग्नेटिक पोल पे कितना फोर्स लगा सकता है वो पर्टिकुलर फील्ड उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसी को हम बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक strength of that particular field at that point। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर वेबर, न्यूटन पर फोर्स ऑन यूनिट पोल। सिमिलरली अगर हम इसी पोल को, यहाँ पे तो ये मैग्नेटिक पोल के वजह से है ना, अगर करंट के वजह से हम पकड़ना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसके वजह से कि करंट पास कर रहा है, तो H क्या होगा, सो H इज गिवन बाय, बोलेगा कोई, MMF अपन लेंथ। एक स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू करंट पास हो रहा है और उसके वजह से जो फील्ड क्रिएट हो रहा है उस फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, दैट इज योर MMF अपन लेंथ, एंड MMF इज गिवन बाय योर N into I, टोटल करंट डिवाइड बाय लेंथ L। और इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है एम्पियर टर्न पर मीटर। दिस इज द मीटर। न्यूटन पर वेबर। ये भी आपका फील्ड। सर ये n क्या है, n क्या है, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। नहीं हमने अगर स्ट्रेट कंडक्टर पकड़ा तो नहीं, स्ट्रेट कंडक्टर पकड़ोगे तो भी इसका आएगा, इसका स्ट्रेंथ दूसरा हो जाएगा। और यहाँ पे हम पकड़ रहे हैं कि सोलेनॉइड पकड़ रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स इनटू आई, करंट जितना जा रहा है उतना होगा टोटल ये, और जो लेंथ है डिवाइडेड बाय लेंथ, और इसीलिए इसको बोलते हैं एम्पियर पर मीटर या फिर एम्पियर टर्न्स पर मीटर। ठीक है, एम्पियर टर्न्स पर मीटर हम बोल रहे हैं इसको। और ये क्या है, ये हमारा फील्ड स्ट्रेंथ है। ठीक है, फील्ड इंटेंसिटी या फिर फील्ड स्ट्रेंथ। अब ये जो फील्ड स्ट्रेंथ है उसके वजह से क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे हमको निकालना है उसका पोटेंशियल। मतलब अगर हम कोई एक दूसरा पोल लेके आते हैं या फिर कोई एक चीज लेके आते हैं तो उसके ऊपर एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर फील्ड का क्या इफेक्ट रहता है वो निकालना है। तो हमको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर आप बोलो मैग्नेटिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन होता है, हमने डिस्कस किया था पहले कि वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब नॉर्मली बोल देते हैं वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्लेस करने पे आपको जितना वर्क डन लगेगा, मतलब इस दूसरा जो फील्ड है उस फील्ड के अगेंस्ट में आपको काम करना पड़ेगा। दैट पर्टिकुलर वर्क डन इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं, और V विल बी इक्वल टू व्हाट, योर Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन r²। ये तो है इसका इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय इंटेंसिटी इनटू इंटेंसिटी इनटू जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस, मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज द वर्क डन। सो वर्क डन इज फोर्स। फोर्स कितना है, ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स है वो उसका इंटेंसिटी है, मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस इज गिविंग यू द पोटेंशियल। तो आर आर कट हो गया, यहाँ पे मिलेगा आपको Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन r, है ना।
और सर इसके वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल, तो इसीलिए आपने W लिखा है। वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सब W इज व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट है आपका R और फोर्स कितना है, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब F/Q, मतलब इंटेंसिटी, ये वाला इंटेंसिटी F/Q, और F/Q है Q/4πε/r²। तो Q/4πε/r² को R से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझको मिला ये वाला वोल्टेज, और इसी को हम वोल्टेज भी बोल रहे हैं। और इसका अगर हम डेराइव लिखे तो क्या मिला है, फोर्स वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो वर्क डन इज जूल पर कूलम कूलम हो गया, और इसी को हम बोल रहे हैं वोल्ट, है ना। 1 volt equal to 1 joule per coulomb ना, 1 volt 1 जूल पर कूलम, ठीक है। तो अगर यही वोल्टेज है तो सिमिलरली मैग्नेटिक पोटेंशियल क्या मिलेगा, मैग्नेटिक पोटेंशियल M इज इक्वल टू योर स्मॉल m by 4 pi mu into r, सेम टू सेम जूल पर, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफाइन कर लिया। इस चीज को आप आराम से बैठना, चीजों को किताब खोल के किताब से पढ़ने से और बेहतर समझ में आएगा एग्जैक्टली जो फील्ड होता है, जो पोटेंशियल होता है उसका। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो फिर आपको फॉर्मूला चाहिए, वो फॉर्मूला आप लिख लो, सीधा सीधा निकल जाएगा, है ना। नाउ दिस पोटेंशियल इज एट सर्टेन पॉइंट, उसको निकाल दिए हैं, एंड दिस इज स्केलर पॉइंट, ठीक है। अच्छा, ये स्केलर के जैसे ही मैंने स्केलर आया दिमाग पे आया, करंट स्केलर है कि वेक्टर है, करंट vector which has magnitude and as well as direction. Current is a scalar or vector. Vector, I agree. Yes. और कोई, anybody else want to answer this? वेक्टर। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, करंट वेक्टर नहीं। करंट कैसे वेक्टर और कैसे नहीं, मतलब करंट क्यों वेक्टर नहीं है वो मैं बता दूं। करंट का हम डायरेक्शन भी बोलते हैं, मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, है ना। तो हमने वेक्टर का जो डेफिनेशन पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा है कि द क्वांटिटी व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन अगर करंट के बारे में हम जब देखते हैं तो करंट क्या वेक्टर रूल्स को फॉलो करता है? वेक्टर रूल्स क्या है कि अगर आपका कोई करंट आ रहा है इस डायरेक्शन से और फिर इस डायरेक्शन से जा रहा है, तो इन दोनों का जो एडिशन होगा वो क्या हो जाना चाहिए था, इसके बराबर होना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ होता है, करंट के केस में नहीं होता है ना। सो क्योंकि वो वेक्टर एडिशन को नहीं मान रहा है, और क्यों नहीं मान रहा है उसको भी आप बोल सकते हैं, उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पकड़ लो एक वायर है और उस वायर से जब करंट पास हो रहा है तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के वजह से, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है और अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन हमारा करंट पास हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज उस तरफ से मूव हो रहा है। और हम बोल सकते हैं कि चलो इसका डायरेक्शन तो ऐसा है, तो ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हो गया, तो मेरा करंट का ये वाला डायरेक्शन है, ठीक है। सो किसी भी पॉइंट पे अगर हम पकड़े तो करंट के ये डायरेक्शन से, यहाँ पे हमको समझ में आता है कि करंट का डायरेक्शन सीधा सीधा है और हम बोल पा रहे हैं इस एरिया पे ऐसा है। बट अगर पकड़ लो वही वायर, और इस वायर को अगर मैं इस टाइप से नॉन यूनिफॉर्म वायर पकड़ लेता हूँ,
एक नॉन यूनिफॉर्म वायर पकड़ लेता हूं, तो इस वायर पे जो करंट पास होगा, इस जगह पे यहाँ पे एरिया कम हो गया, यहाँ पे जो करंट तो सेम आई करंट ही पास होगा इसमें से। टोटल जो भी रेजिस्टेंस होगा उसके हिसाब से जितना आपने यहाँ पे वोल्टेज लगा दिया होगा उतना ही करंट पास होगा ना। तो ये करंट तो कांस्टेंट है आई। इसका मतलब नंबर ऑफ चार्जेस जो पास हो रहे हैं एक एरिया से वो सेम है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो 4 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहां से भी और यहां से भी, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो वो डायरेक्शन जो है वो कैसे होगा, डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, सेम नहीं रहेगा क्योंकि एरिया बढ़ रहा है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग डायरेक्शन मिल रहा है। तो फिर यहाँ पे आप उस पॉइंट पे कौन सा करंट का एग्जैक्ट डायरेक्शन है कैसे बोल सकते हैं, नहीं बोल पा रहे, ठीक है। तो करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, और इसी का जो और एक फॉर्म बता सकते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर हम करंट डेंसिटी निकाले, तो करंट डेंसिटी जिसको हम J से डिवाइड करते हैं, I by A जिसको हम Z से डिनोट करते हैं, तो करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और हम इसीलिए ओम्स लॉ जो है उसको ऐसे लिखते हैं, V इज इक्वल टू IR। ओम्स लॉ हम पढ़ के आए हैं, लेकिन ओम्स लॉ का अगर पॉइंट फॉर्म किसी एक पर्टिकुलर एट एनी पॉइंट अगर हम पकड़े, क्योंकि करंट को एक पॉइंट नहीं बोल सकते हो किस पॉइंट पे इतना करंट पास हो रहा है। करंट हमेशा एक सरफेस पे और एक वॉल्यूम पे पकड़ा जा रहा है कि इस वायर के थ्रू जा रहा है, कंडक्टर के थ्रू जा रहा है। करंट डेंसिटी जो है उसको हम एक पॉइंट पे डिफाइन कर सकते हैं। तो करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और वो जो वेक्टर है वो सरफेस वेक्टर जो है इसका, उसी डायरेक्शन से करंट डेंसिटी हम पकड़ लेते हैं, और इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द कंडक्टिविटी आप बोल सकते हो, उतना करंट डेंसिटी होता है। So remember this, current is a scalar quantity, current density is a vector quantity, J is equal to sigma into जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अभी जो डिफाइन किए फील्ड इंटेंसिटी, so sigma into field intensity is also a form of your Ohm's law. This is nothing but your Ohm's law at in point form। कभी-कभी पूछता भी है in point form, आप बोल सकते हो कि Ohm's law क्या है। Ohm's law is जो V is equal to IR आप बोलते हैं, V is equal to IR, this is also Ohm's law, लेकिन ये करंट के हिसाब से तो सरफेस के हिसाब से आ रहा है। एनीवेज, तो हमने अभी तक क्या क्या डिफाइन किया, हमने डिफाइन किया कि फोर्स कितना लगेगा, 2 पॉइंट चार्ज है तो Q1 Q2 by 4 pi एप्सिलॉन r स्क्वायर एंड 4 pi म्यू r स्क्वायर, इतना ही डिफरेंस होता है एप्सिलॉन और म्यू का। दोनों का वैल्यू हमने देखा, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.854 into 10 to the power of minus 12 farad per meter, and mu naught is equal to 4 pi into 10 to the power of minus 7 Henry per meter। और ये सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, हमको करने वाला कुछ नहीं है। नेक्स्ट हमने यहाँ से डिफाइन किया कि इंटेंसिटी क्या होगा, हमने डिफाइन किया कि पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल को हम बोल रहे हैं वर्क डन, और वोल्ट का जो फॉर्मूला चाहिए था वो भी मिल गया हमको जूल पर कूलम्ब के रूप पे। अब नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे एक चीज कॉमन, वो आता है फ्लक्स डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स। লোকটা ফোন করছে, বাবুকে নিয়ে গেছিলে, কি করছিল, দেখছিল, লোকটাকে ফোন করো। हाँ, तो
इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किसको बोल रहे हैं उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी D इज नथिंग बट योर टोटल चार्ज जाई पर एरिया, और इसको बोलेंगे कूलम पर मीटर स्क्वायर। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B इज इक्वल टू योर टोटल फ्लक्स पर Flux per unit. area, it is Weber per meter Weber square. per meter square, and Weber per meter square इसी को हम बोलते हैं टेस्ला, Tesla. है ना। So this is your flux density, this is your current density, and अगर हम इसको और थोड़ा सा देखें तो D is equal to your epsilon into electric field intensity मिलेगा आपको, और it is nothing but your Q by 4 pi r square, और 4 pi r square क्या हो गया, 4 pi r square is the surface area of a sphere। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं फोर्स इंटेंसिटी से, इंटेंसिटी का जो हमको एक्सप्रेशन मिला था, इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या था, Q by 4 pi epsilon r square, है ना, ये तो मिला था Q by 4 pi epsilon r square। तो इस एप्सिलॉन को इधर लेके आ जाओ, so this becomes the charge on unit area, charge on unit area, this is your electric flux density, electric flux density। इस चीज को आप लोग थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो, थोड़ा ध्यान से देखना कि एक चार्ज है और उसके वजह से कुछ फ्लक्स निकल रहे हैं, उस फ्लक्स का जो डेंसिटी है, क्योंकि उसको एक पॉइंट पे नहीं पकड़ पा रहे तो उसका एक छोटा सा एरिया लेंगे, फिर उसको इंटीग्रल करेंगे, बहुत सारी बातें आती है। यहाँ पे पूरा का पूरा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, जहाँ पे जरूरत है आप खुद देख सकते हो, नहीं समझ में आता है आप मेरे को बोलना, मैं अलग से समझाऊंगा, लेकिन क्लास को लेंदी नहीं करेंगे, है ना। तो फॉर ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, फॉर ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 हो जाएगा, तो फ्लक्स डेंसिटी कितना आएगा, 1 by 4 pi r square कूलम पर मीटर स्क्वायर। 1 कूलम चार्ज अगर रखते हैं तो फ्लक्स डेंसिटी जो है वो 1 by 4 pi r square आएगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स का सेम टू सेम अगर हम देखते हैं तो B is equal to what, B is equal to nothing but permeability into the field strength H, mu into H। so इसी को हम बोल सकते हैं m by 4 pi r square, मतलब एक पोल का जो वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, 4 pi r square is the surface area of a sphere, पता है हमको। तो एक पॉइंट ले लेंगे और उसकी चारों तरफ एक पूरा एक स्फीयर बनाएंगे वॉल्यूमेट्रिक, और उसके लिए जितना सारा फ्लक्स इस पे आ रहा है, तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया कितना आ रहा है वही डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, इतना समझ में आ गया, फ्लक्स डेंसिटी म्यू एच, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ सर ये सारी चीजें जो अभी आप करा रहे हैं, हाँ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, फॉर्मूला वाइज। एग्जैक्टली, फॉर्मूला वगैरह एक तो है, देखो एक क्यूरियोसिटी एक तो रहता है हमेशा कि ये जो डिफाइन करते हैं हम लोग, फ्लक्स डेंसिटी बोल रहे हैं या फिर इंटेंसिटी बोल रहे हैं, तो वो होता क्या है, आपको जगह जगह पे मिलेगा, कोई किताब खोल रहे हो, पढ़ रहे हो तो समझ में नहीं आता है यार, चलो छोड़ो, ये जो एक्सप्रेशन होते हैं, मोटे मोटे एक्सप्रेशन होते हैं, देखने से डर लगता है, छोड़ो कुछ होता होगा बोल के। लेकिन अगर आप उसको खींचो, कान को पकड़ के खींचो, जैसे कहाँ से शुरू करेंगे, कॉलम स्लो से शुरू करेंगे और इसको खींच के मैं लेके आ रहा हूँ, तो इस टाइप से खींचो तो समझ में आता है, आप अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो समझ में आता है। बट प्रैक्टिकल यूज में जब इंडस्ट्री में हम लोग होते हैं तो वहां पे इसका कोई यूज नहीं है। इसका यूज कहाँ पे हो रहा है कि अगर आप डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सोच रहे हो तो, या फिर एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो तो वहां पे काम में आएगा, अगर आप फर्दर स्टडी कर रहे हो वहां पे काम में आएगा।
गवर्नमेंट पीएसयू एग्जाम्स दे रहे हो, वहां पे काम पे आएगा। ठीक है। सो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये होता है आपका आई। और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि इंड्यूस्ड अभी समझ में आएगा ये सारी चीजें। इंड्यूस्ड पोल स्ट्रेंथ, थोड़ा रुक जाओ, समझ में आ जाएगा पूरा। पर यूनिट एरिया, इंड्यूस्ड पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, इसी को हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब पूछोगे कि ये होता क्या है, हो क्या रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड का थोड़ा समझते हैं। पकड़ लो, ये मेरा एक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। फील्ड है। और फील्ड को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? एज से डिफाइन कर रहे हैं कि इसका किसी भी एक पॉइंट पे कितना इसका स्ट्रेंथ है। अब पकड़ लो, हवा में है और इसका जो वैल्यू है वो एच है। इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम बोल रहे हैं एच है। ठीक है। और यहाँ पे आप एक काम करो, एक आयरन का बार लेके आओ, लोहा का एक टुकड़ा लेके आओ। तो इस हवा से जो मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा था, वो सारा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? जैसे ही ये आयरन का पीस उसके पास आएगा तो सारा मैग्नेटिक फ्लक्स अपना डायरेक्शन चेंज करके उसी बार के अंदर से जाएगा, है ना। इट विल गेट द लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट पे करंट जो पास होता है, इट सीक्स द लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है फाई, वो फाई क्या करता है? वो भी लीस्ट रिलक्टेंस पाथ खोजता है कि किधर से पास होने से मेरे लिए आसानी होगा। तो हवा का तो रिलक्टेंस बहुत ज्यादा है। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेके आओ, उसका रिलक्टेंस कम है, वो पूरा का पूरा उसी मैग्नेटिक जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसके अंदर से चला गया। तो यहाँ पे इस मैग्नेटिक मटेरियल जो था, जो भी मेरा ये आयरन पीस था, उसके अंदर से जब सारा फ्लक्स पास हो रहा है, समझना बात को, कि सारा फ्लक्स जो है इसी के अंदर से पास हो रहा है, तो टोटल एज जो इसका फील्ड स्ट्रेंथ था वो इसी मैग्नेटिक बार के अंदर आ गया, है ना। और जब वो इस मटेरियल से के थ्रू जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स जाएंगे, तो इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन था, जो मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन पहले किसी ना किसी अलग अलग डायरेक्शन से था, वो सारे मॉलिक्यूलर डायरेक्शंस क्या हो जाएंगे? अलाइंड हो जाएंगे। फिर इसके ये सारे क्या हो जाएंगे? अलाइंड हो जाएंगे। जैसे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जैसे इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन सेम होता है, यहाँ पे क्या होगा? मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन जो है वो ओरिएंटेशन चेंज होगा, और ये भी फिर से एक मैग्नेटिक पोल बनाएगा। एक तरफ से पकड़ लो, इधर से निकल रहा है अगर फ्लक्स, तो नॉर्थ पोल बनाएगा, इधर एक साउथ पोल बनाएगा। ठीक है। तो ये जो यहाँ पे एक क्या हो गया? एक तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया इस मटेरियल के अंदर। क्या हो गया? एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया। सर आपका कहने का मतलब यही है कि कोई एक ऐसा मटेरियल जो ऑलरेडी मैग्नेटाइज्ड है, जिसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड्स निकल रही हैं, उसके पास में कोई आयरन लेके आओ तो उसके अंदर भी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। इन शॉर्ट पकड़ लो, आपका करंट फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर से, उसके वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है। वहां पे दैट इज आल्सो इंड्यूस्ड। वहां पे आप एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेके आओ। जैसे हम लोग जब पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे या फिर बाकी आपका इंडक्शन मोटर वगैरह पढ़ेंगे, वहां पे क्या होगा? आप कोयल लगा रहे हो और उस कोयल से क्या हो रहा है? करंट पास हो रहा है। तो इसका जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, वो सारा फ्लक्स इसी कोर के अंदर से जाएगा। वो कोर क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल है ना। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखे हो, तो वो कोर क्यों दे रहे हो? ताकि उसको एक आसान सा पाथ मिल जाए जिसके थ्रू वो मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर सके। नहीं तो वो हवा से भी घूमता ना, इधर हवा में जाता, तो आपका फ्लक्स लॉस हो जाता। आप क्या कर रहे हो? उसको इसी के अंदर से घुमाने की कोशिश कर रहे हो। तो जब वो हवा, अगर ये कोर यहाँ पे ना रहता, यहाँ पे एक कोयल एयर कोर होता, हाँ, आप एक ट्रांसफॉर्मर लगाए बनाते हो
दो कॉइल लगाते हो और ये कुछ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का आप दो लिंब लगा देते हो प्लास्टिक का, दो पूरा स्ट्रक्चर बना के उसी के ऊपर कॉइल को लपेट देते हो, तो क्या होता है, इससे इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता वो ईआर में आता है ना। तो दोनों के बीच में जो कनेक्शन होना था, मैग्नेटिक कपलिंग होना था, उसका कितना परसेंटेज काम में आता वो देखना पड़ जाता आपको, है ना, क्योंकि ईआर में चला जाता। वही जो फील्ड स्ट्रेंथ इसका एच है, वही एच क्या हो रहा है, इसी पूरे आयरन के बॉडी के अंदर घूम रहा है। अब ये फील्ड स्ट्रेंथ एच तो है ही, और इसी फ्लक्स के कारण इस जो लोहे का टुकड़ा था उसमें एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूल्स था वो मॉलिक्यूल्स अपने ओरिएंटेशन पे आ गया, सेम टू सेम फील्ड के साथ मिल गया, है ना। तो ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट एरिया जनरेट हुआ है, इसका अगर एक बार मैग्नेट की तरह हम पकड़ते हैं तो इसके सरफेस एरिया पे, उसी को हम बोल रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, सॉरी आई, और इसको हम बोल रहे हैं कि इंड्यूस्ड पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, ठीक है। आई इज इक्वल टू एम अपन ए। और एक टर्म को डिफाइन करेंगे यहाँ पे, ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी को डिनोट किया जाता है के से, और के इज इक्वल टू योर आई अपन एच। अब समझ में आएगा ससेप्टिबिलिटी का फंडा, कि ससेप्टिबिलिटी क्या बोल रहे हैं, इंड्यूस्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब फील्ड का इंटेंसिटी कितना है, समझना, इस फील्ड का इंटेंसिटी क्या है और उसका कितना परसेंटेज आपने इंड्यूस्ड कर लिया है, कितना इंड्यूस्ड कर पाया उसके अंदर, वही तो बता रहा है आपका ससेप्टिबिलिटी, है ना, आई अपन एच। और ये जो ससेप्टिबिलिटी है ये हो जाएगा आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए ससेप्टिबिलिटी विल बी पॉजिटिव, एंड डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए हो जाएगा ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव, क्योंकि डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या है, वो रिपेल करेगा फील्ड स्ट्रेंथ को, है ना, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या करेगा, फील्ड स्ट्रेंथ को अपने अंदर खींच के लेके आएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ में आया? हाँ मतलब इसको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा सर, इसके एक एक यूनिट्स, एक एक चीज के बारे में से सोचना पड़ेगा कि अगर आई अपॉन एच है तो आई क्या होगा, कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या होगा। हाँ, थोड़ा सा बैठ के इसको लेके ना, जैसे मैंने आपको अभी तो एक आइडिया तो मिल गया है कि हो क्या रहा है, उसको लेके अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का चैप्टर खोलते हो और फील्ड थ्योरी को देखते हैं और पहले बेसिक चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या रहा है, तो आपको धीरे धीरे वो सारे जो पैरामीटर को हम डिफाइन कर रहे हैं, ससेप्टिबिलिटी, परमियाबिलिटी और फील्ड स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये हो क्या रहा है वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो आपको उतना ज्यादा समझना भी नहीं पड़ेगा, आपको फॉर्मूला सारा रट्टा मारना है, याद रखना है, और बाकी हम तो बता ही देंगे आपको क्या। सर एक क्वेश्चन मैंने आपको व्हाट्सएप किया है, अगर आप देख पाए तो, वो बहुत इंपॉर्टेंट था और ये इसी के रिलेटेड टू पोटेंशियल डिफरेंस के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर के ऊपर था, देखते हैं एंड में आप। चलो पहले थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ताकि एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए इस चीजों के ऊपर, ठीक है। सो एक काम करता हूँ, मैग्नेटिक मटेरियल जब हम डिफाइन कर रहे हैं, मटेरियल्स की बात कर रहे हैं ना, तो हमने सुना है कि कुछ होता है यार हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, BSCO, हाँ, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होता है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होता है,
तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है एक्चुअली, और क्यों इसको हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं, और इसका यूज क्या है, कहाँ पे यूज करते हैं, उस चीज को समझते हैं। ठीक है, सो पकड़ लो एक करंट है आई टी, और इस आई का अगर एक्सप्रेशन लिखता हूं तो आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो मैंने एक करंट ले लिया कि करंट पास हो रहा है, और आई टी इज इक्वल टू योर आई एम साइन ओमेगा टी। तो फील्ड स्ट्रेंथ जो हमने डिफाइन किया था H इज इक्वल टू क्या है, H इक्वल टू क्या है, टोटल करंट Ni अपन L है ना, Ni अपन L है। ठीक है, सो हम यहाँ से देखते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स N इज कांस्टेंट, लेंथ विल बी कांस्टेंट। सो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि H जो है, H is directly proportional to your instantaneous current. तो field strength is directly proportional to instantaneous current. So current कैसे पास हो रहा है, sin ओमेगा t है, इसका मतलब साइन कर्व है। So इसको ऐसे अगर हम बनाते हैं, यहाँ पे 0, then your pi by 2, twice pi, 3 pi by 2, and sorry pi, 3 pi by 2 and twice pi। हाँ खत्म करो अभी। सो ये हम बना सकते हैं ना। सो 0 to t अगर इसका टाइम पीरियड है, और इसी टाइम पीरियड पे ये करंट इससे मूव कर रहा है, और हम यहाँ पे कार्व ड्रॉ करते हैं कि भाई इस तरफ मेरा H ले लेते हैं, और यहाँ पे हम फील्ड फ्लक्स डेंसिटी पकड़ते हैं, तो BH कार्व ड्रॉ करते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 0 से लेके π/2, या फिर आप बोलो कि T/4 कितना है, टोटल टाइम पीरियड अगर T है तो T/4 टाइम पीरियड के हिसाब से T/4 टाइम पीरियड, इतने टाइम पीरियड में क्या हो रहा है, करंट जो है वो करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और फिर जाके यहाँ पे इस पॉइंट पे वो मैक्सिमम हो गया है ना। तो जब हम BH कार्व ड्रॉ करेंगे तो हम देखेंगे कि अगर H जो है, H जो वेरी करेगा वो इस तरीके से जाएगा, और एक पॉइंट के बाद ये क्या होगा कि पकड़ लो क्या है एक्चुअली, कि एक फील्ड स्ट्रेंथ है जैसे हमने यहाँ पे बनाया था H, और इसमें एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ला रहे हैं और बोल रहे हैं कि फ्लक्स डेंसिटी कितना डेवलप हो रहा है इस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, वही B है ना, मटेरियल जो है वो किस तरीके से बिहेव करेगा। एक मैग्नेटिक मटेरियल है और उसके चारों तरफ आपने कॉइल लपेट दिया है, पकड़ लो ट्रांसफार्मर का कोर है, या फिर डीसी मशीन का एक आर्मेचर का कोर है, तो वहां पे आपने कॉइल लपेट दिया, करंट पास कर रहा है, करंट पास करने से के वजह से ये H मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और उसके वजह से इस पर्टिकुलर कोर के अंदर कितना फ्लक्स डेंसिटी क्रिएट हो रहा है और वो कैसे बिहेव कर रहा है उसी को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि H तो बढ़ रहा है, जैसे जैसे करंट यहाँ पे बढ़ रहा है वैसे वैसे H बढ़ रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या हो जाएगा, ये सैचुरेटेड हो जाएगा, उसके बाद और मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन का जगह नहीं है, जितना भी है फील्ड स्ट्रेंथ सैचुरेटेड हो गया है और वो बढ़ेगा नहीं। और उसके बाद आप क्या कर रहे हो कि करंट जो है वो घट रहा है, T/4 से लेके आपका जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड से T/2 तक, हाफ टाइम तक क्या हो रहा है, फिर से करंट घट रहा है। जब करंट घटेगा तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो ये भी घट के आएगा, लेकिन आप नोट करोगे कि ये जब घट के आएगा तो ये सेम पाथ फॉलो नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, सेम पाथ फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन जो हुआ था मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर
वो रिवर्स जब कर दिए, रिवर्स करंट जब जा रहा है, जब बनाने में दीदी को उल्टा आ रहा है, तो मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन फिर से अपनी जगह पे नहीं आ रहा है। काय काय येतं तर सामान्य विनंती मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वजह से जब उल्टा कर रहे हो तो वो घूम के ना फिर से अपनी जगह पे नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ फ्लक्स रह जाएंगे, इसी को कहते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब इसको अगर जीरो करना है तो तो क्या करना पड़ेगा, हमको माइनस नेगेटिव साइड पे और थोड़ा करंट लेके जाना पड़ेगा, तब जाके ये H जो है वो आके जीरो हो रहा है। सॉरी, H जब निगेटिव हो रहा है तब B जो है मैग्नेटिक फ्लक्स से डेंसिटी है वो पूरा का पूरा जीरो हो रहा है, मतलब आपका जो मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन था वो पूरा का पूरा रिवर्स हो जाता है, जीरो न्यूट्रल पे आ गया। अब यहां से लेके यहां तक ये फिर से ऑपोजिट डायरेक्शन पे बढ़ेगा और फिर सैचुरेटेड होगा, फिर यहां से लेके यहां तक ये फिर से क्या होगा, इस पॉइंट पे आएगा। तो ये जो जब आपका H जीरो हो जा रहा है, H जब आपका जीरो हो जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जब आप जीरो कर दे रहे हो, लेकिन जो मैग्नेटिक मटेरियल था उसके अंदर का जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ था वो जीरो नहीं हो रहा है, उसी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को हम क्या बोल रहे हैं, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। और ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा मटेरियल के प्रॉपर्टी पे, कि आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो। वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो ठीक है, लेकिन सारे के सारे क्या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक ही जैसे बिहेव करेंगे, नहीं, अलग अलग मटेरियल अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे। अब देखो, जिसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ज्यादा रहेगा उसमें जो निगेटिव एज लगा रहे हो इसको हम बोलेंगे फोर्स ऑफ कोएर्सिविटी। क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ कोएर्सिविटी। अरे कोएर्सिविटी, और इसको कोएर्सिव फोर्स भी बोलते हैं, कोएर्सिव फोर्स और फोर्स ऑफ कोएर्सिविटी HC। और ये जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है इसको आप बोलोगे BR, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म BR। तो जितना रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रह जाता है उसके वजह से वो पर्टिकुलर जो मटेरियल है वो मैग्नेटिक बिहेवियर करता है ना। अब जितना ज्यादा, अभी फिर सेकंड टाइम जब आप फिर से ये वाला क्या होगा, यहाँ पे तो आके रुकेगा नहीं, करंट फिर से ऐसे जाएगा, तो ये भी क्या होगा, इधर आएगा और फिर यही पाथ फॉलो करेगा, सेम पाथ। इसी को कहते हैं हिस्टेरेसिस लूप। अभी जब घूम रहा है ना, करंट जब बढ़ रहा है ऐसे बढ़ रहा है और फिर ऐसे, अब ये जीरो पे कभी आ ही नहीं रहा। ठीक है, इसी को कहते हैं हिस्टेरेसिस लूप। और ये कार्व जितना मोटा होगा, देखो इसका एरिया जितना ज्यादा होगा, जितना ये ऊपर तरफ आ रहा है, इसका मतलब रेसिडुअल मैग्नेटिज्म उस पर्टिकुलर मटेरियल पे ज्यादा रह रहा है ना। जितना रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ज्यादा होगा उसको फिर से नॉर्मल बनाना उतना ही मुश्किल होगा। तो परमानेंट मैग्नेट के लिए वो मटेरियल सही है जिसका BH कर्व का ये जो लूप है, हिस्टेरेसिस लूप, बड़ा है। लूप जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा आपका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होगा, और जितना ज्यादा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होगा वो परमानेंट मैग्नेट के लिए अच्छा है, और इसी को कहते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। और जिसका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कम है, कि भाई करंट देते हैं वो मैग्नेट बनता है, करंट को उठाते हैं तो मैग्नेट फिर से जीरो हो जाता है, उसको हम बोल रहे हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल कहाँ पे चाहिए, परमानेंट मैग्नेट बनाने में चाहिए, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के लिए बहुत जरूरी है ना। सो जितना हमारा DC मशीन है वहां पे हम लोग हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल यूज करेंगे। ऐसी मशीन्स में, ट्रांसफॉर्मर में सॉफ्ट मैग्नेटिक, क्योंकि जितना ज्यादा आपका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रहेगा उतना ही उल्टा फोर्स लगाना पड़ रहा है उसको न्यूट्रल बनाने में। सो दिस इज कॉल्ड योर हिस्टेरेसिस लूप।
तो एरिया अंडर द कर्व जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही ज्यादा हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होगा, है ना। डीसी मोटर में होगा ना सर, आर्ट मैग्नेटिक मटेरियल हार्ड डीसी मोटर। मैग्नेट, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर में क्या अंतर है? कोई अंतर है? डीसी मोटर में और डीसी जनरेटर में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है, इसीलिए डीसी मशीन बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन वाइज कोई डिफरेंस नहीं है। आप एक मोटर को जनरेटर बना सकते हो, एक जनरेटर को मोटर बना सकते हो, हम देखेंगे इस चीज को। सो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट डे इसी को कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा और आगे जाएंगे। और जो इंडक्टेंस है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस है, एल और एम के बीच का जो रिलेशन है, सीरीज पैरेलल अगर सर्किट होता है तो क्या होता है मैग्नेटिक सर्किट में, और इलेक्ट्रिक सर्किट का जो ये देखेंगे, रिलेशन देखेंगे, रिलेशन बोल रहे हैं, रिजम्बलेंस देखेंगे कि एनालॉजी देखेंगे। और सीरीज मैग्नेटिक सर्किट की पकड़ लो, अगर आपका अलग अलग सर्किट है, मैग्नेटिक मटेरियल आपने लगाया है और अलग अलग है, इसका म्यू डिफरेंट है, इसका म्यू डिफरेंट है, परमेबिलिटी अलग है सबका, है ना। तो यहाँ पे अगर हवा है तो क्या होगा, पैरेलल अगर मैग्नेटिक सर्किट बनता है तो क्या होगा, ये इंडक्टर अगर है तो करंट अगर सेम डायरेक्शन से जा रहा है तो क्या होगा, है ना। और अगर आपका करंट रिवर्स डायरेक्शन पे आके घुस रहा है तो क्या होगा। ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग एक बार मैग्नेटिज्म का ये चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये चैप्टर कल एक बार ऐसे ही पढ़ लें, ठीक है। देखना जरूरी पड़ेगा क्योंकि बहुत जरूरी है। आपने परमिएबिलिटी बता तो दिया, पर वो परमिएबिलिटी सोच के हमारे दिमाग में पहली चीज क्या आनी चाहिए, ये इक्वेशंस या एक्चुअल में क्या हो रहा है वो। परमिएबिलिटी मतलब वो जो पर्टिकुलर मीडियम है, वो मीडियम कितना अच्छे से अलाउ कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को जाने के लिए उसके अंदर से, वही डिफाइन कर रहा है ना। वो अलग से तो और कुछ कर नहीं रहा है। जैसे आपका परमिएबिलिटी, अगर हम बोलते हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो परमिएबिलिटी होगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का परमिएबिलिटी जो होगा, म्यू फेरो विल बी मच ग्रेटर देन 1। और म्यू अगर हम डाया देखेंगे कि डायामैग्नेटिक मटेरियल का वो लेस देन 1, डायामैग्नेटिक मटेरियल का लेस देन 1, ठीक है। तो हमको पता है कि मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के हिसाब से आप अगर मटेरियल को डिवाइड करते हो तो कितने टाइप के मटेरियल्स हो सकते हैं, पता है। डायामैग्नेटिक होता है ना, फेरो होता है, पैरा होता है, फेरी होता है, फेरी, पैरा फेरी एंड फेरो। ये तीन तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं डाया पैरा फेरी भी रहता फेरो है ना, को। फेरी मैग्नेट। ये होता है कि किसी भी मटेरियल का, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो डाया पैरा फेरो आप बोल सकते हो। लेकिन इन केस ऑफ सॉलिड आप और दो तरीके से इसको डिफाइन करते हो। एक होता है आपका फेरी मैग्नेटिक मटेरियल, एक होता है एंटी फेरो। चलो नेक्स्ट क्लास में इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों ऐसा बोलते हैं कि डाया पैरा फेरो। ये तो हो गया, दिस थ्री आर कॉमन फॉर योर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, पनीर मसाला भी but these two types are defined only for the solid. क्यों गैस में फेरी और एंटी फेरो नहीं होता है और डाया पैरा फेरो सब में होता है। किस बेसिस पे हम इस चीज को डिफाइन करते हैं, वो सारी चीजें समझना थोड़ा जरूरी होता है ना। और ये सारी चीजें एक्चुअली क्लास 11-12 में ही कवर हो जाता है। हाँ, मतलब ये जेडब्ल्यू सारी- मेंस टाइप क्वेश्चंस आते हैं तब आता है ये सब। देखो बाकी
प्रैक्टिकली ये बहुत कम को देखा जाता है। पढ़ाने को हमारा जो सिलेबस बनाया हुआ है उसमें सारा चीज हमको 12th लेवल पे ही ये सारी बेसिक्स दिए हुए होते हैं, लेकिन हमको समझ में आता नहीं है। हम किसी तरीके से पढ़ते हैं, निकलते हैं, और फिर जब डिग्री पास कर जाते हैं तो ये सब हवा हो जाता है, और फिर अभी फिर से पढ़ना पड़ रहा है। तो सामान तो एक ही है, लेकिन वो 12th का है बोल के जो हमको नहीं चाहिए ऐसा थोड़ी ना होगा। वो वही चीज को समझना काफी मुश्किल हो जाता है जब हम बूढ़े हो जाते हैं, तो है ना। सर वो क्वेश्चन भेजा था, वो जरा आप उसका बता पाएंगे सॉल्यूशन अगर होता है? सर लास्ट वाला पेज दिख रहे हैं ना, लास्ट वाला डिफरेंस का टेबल के ऊपर वाला। कुछ समझ में नहीं आया। टंग 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 टंग, ये सर वो समझ में नहीं आता ना। वो सर लास्ट वाला जो है आपने जो बताया था उसके बारे में पूछ रहा है, पर वो आप बाद में बताओगे, आपने ऐसा बोला। डाया पेरा फेरो फेरी एंटी फेरो ना, मैग्नेटिक मटेरियल्स। हाँ उसको कवर करें, किस बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं वो चीज देखेंगे, ठीक है। देखो पहला काम तो है, जिस दिन हमको ये सारी बातें जो जो मैं बता रहा हूँ अगर समझ में आ गया तो फिर आप क्या से क्या बन जाओगे, है ना। और ये सारी बातें तो समझना काफी काफी जरूरी भी है, और उसके लिए चाहिए कि आपका जो ये डब्बा है ना वो डब्बा खाली रहे। डब्बा अगर भरा हुआ है उसमें ये सब नहीं आएगा, वो लगेगा यार ये चलो ठीक है ऊपर ऊपर से चलते, ऊपर ऊपर से नहीं चल सकते। उसके अंदर में बैठ के आराम से सोचना पड़ेगा ऐसा हो रहा है सारे चीजें। और एक चीज और याद रखो कि एक पॉइंट पे ना स्टक होके मत रह जाना कि पढ़ रहे हैं और ये पॉइंट समझ में नहीं आया, इसी पॉइंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, मत करो। आप जब पूरा का पूरा पढ़ लोगे ना किताब, तब समझ अच्छा वो चीज इसलिए हो रहा था, वो समझ में आएगा। बता रहे हैं कि पकड़ लो करंट डेंसिटी समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं। करंट डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी है, सरफेस डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो बहुत सारी बातें आ रही है, समझ में नहीं आ रही। आप एक बार पढ़ लो, थोड़ा बहुत समझ में आया एक बार पढ़ लो, 10 बार पढ़ोगे उसके बाद समझ में आएगा अच्छा। लेकिन A to Z पूरा पढ़ोगे तब जाके समझ में आएगा। एक ही चैप्टर को या फिर एक ही पॉइंट को बार बार पढ़ रहे हो, फायदा नहीं है, नहीं समझ में आएगा, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। कहाँ भेजा देते व्हाट्सएप किया। ठीक है, ये मैं करके देता हूँ। थोड़ा बुलावा आ रहा है घर से काफी ज्यादा जोरों से, ठीक है जाना पड़ेगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब लोग बैठे हुए हैं शाम से, ठीक है इसको मैं करके देता हूँ। कोई बात नहीं सर। और एक बात सर, ये सारी चीजों को जो आपने आज पढ़ाया है सर, इसको मतलब जैसे हर एक पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे आपने बता रहा हूँ कि जिस दिन आपने हमें फैराडेज लॉ पढ़ाया था ना, फ्लक्स एंड ऑल, उस दिन मैंने वापस पूरा देखा, तब मैंने देखा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिस एरिया को परपेंडिकुलर क्रॉस करती हैं उसको हम फ्लक्स काउंट करते हैं। हाँ, और कुछ लाइंस जो मैग्नेटिक फील्ड उस एरिया को, जिस एरिया को देख रहे हैं हम, उसको क्रॉस नहीं करती है, तो उसको हम फ्लक्स में कंसिडर नहीं करते, उसको मैग्नेटिक फील्ड ही कहते हैं। मैंने ये क्या फ्लक्स बोल रहा है अभी अभी मेरे दिमाग में नहीं घुसेगा, मुझको जाना है, ठीक है मैं नेक्स्ट डे बात करता हूँ। ओके चलो सर, अभी के लिए बाय बाय। सर ये डाल दीजिएगा सर, ये थ्योरी का। क्या क्या सही सर ये जो अभी पढ़ा है ना ये वाला, ये इस PDF डाल दीजिएगा सर, हाँ अभी हाँ उसको देख लेंगे एक बार।
श्योर श्योर श्योर, बाय बाय।